तो आज हम पढ़ते हैं सिखवाल पब्लिकेशन की अनुपम प्रस्तुति राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उज्ज्वल नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित रीट लेवल प्रथम फर्स्ट टू 5 एवं द्वितीय 6 to 8 के लिए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं। चलिए जे सी टेट, MP टेट, UP टेट, H टेट, OP टेट और UP टेट सभी राज्यों में टेट परीक्षा के लिए रामबाण औसत है ये। तो आगे पढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब हम पढ़ेंगे बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट इकाई फर्स्ट है। तो हम पढ़ेंगे बालक की जीवन यात्रा माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। माँ के गर्भ से में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। बालक माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है तथा धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। बालक छोटे से निषेचित अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बालक के मन और स्वभाव का अध्ययन करता है। अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बाल विकास के आधार पर बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जब इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक होने लगा तो आज बालक मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के मन व व्यवहारों को भलीभांति समझा जा सकता है। बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है और जीवन की परिस्थितियों से बालक ने क्या प्रेरणा ग्रहण की आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों यानी बाल प्लस मनोविज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें बाल का अर्थ होता है बालक तथा मनोविज्ञान का अभिप्राय मन के विज्ञान से है। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बाल विकास का इतिहास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। 17वीं शताब्दी में बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु प्राचीन काल से ही कई दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के रूप में निरंतर प्रयासरत रहे। प्लेटो यूनानी ग्रीस ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। 1628 ईस्वी में 17वीं शताब्दी में जोहन अमोस कामेनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की और लगभग 29 वर्षों के अथक प्रयास से 1657 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्बिक विक्टस की रचना की, जो 1659 ईस्वी में प्रकाश में आई। इस पुस्तक में इन्होंने सभी वर्ग के बच्चों के शैक्षिक विकास का विवरण दिया, जिनमें बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया तथा मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा गया, जिससे विद्वानों के ध्यान का आकर्षण बालक बना।
बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में 1774 ईस्वी में पेस्टालॉजी ने प्रस्तुत किया। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र की बेबी बायोग्राफी बाल कथा पर आधारित था। जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन ने सन 1787 में अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण करके एक विवरण दिया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के बाल मनोविज्ञान या बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में 19वीं शताब्दी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी बाल अध्ययन समिति तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की थी। भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत दाराबाई मोडेक ने प्रयासों से 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से मानी जाती है। अब है बाल विकास की कुछ परिभाषाएं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार 1968 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। हरलॉक के अनुसार बाल विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। बर्क के अनुसार 2000 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान 1958 ईस्वी में बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। आइजैक के अनुसार 1972 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मारियो मोंटेसरी के अनुसार बालक में शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। फ्रॉवेल के अनुसार बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। गैरेट के अनुसार आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी है तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई थी। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर हैं तथा लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन हैं। भारत में गिजुभाई बधेका ने मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर उनकी शिक्षा पद्धति को भारत के सीमित आर्थिक संसाधनों के अनुरूप ढालकर 1920 में भावनगर, गुजरात में दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर संस्था नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय अर्थात नर्सरी स्कूल खोला। गैसल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 में और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ 1930 नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना की। इनमें से प्रमुख लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बालक का चिंतन और भाषा 1923 में, चाइल्ड और दूसरा है संसार के बच्चों के विचार 1920 में, बच्चों के नैतिक निर्णय 1930 में। टेन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक 1869 में लिखी। इंग्लैंड में सली 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनली हॉल ने करवाया था। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट 1870 में नामक पुस्तक प्रकाशित की। प्रेयर ने अपने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं का विकास तथा अनुभव का अध्ययन करके माइंड ऑफ द चाइल्ड 1881 में नामक पुस्तक लिखी। बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदान के लिए
विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। बाद में यह सेवा केंद्र विलय हो गया। वर्तमान में इसका परिवर्तित रूप विद्यालयों में कैरियर डे के रूप में जाना जाता है। अब पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान बाल विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। श्रीमती हरलॉक के इस कथन के अनुसार मुख्य अंतर निम्न है। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के वातावरणीय परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बाल मनोविज्ञान विकास व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अधिगमकर्ता का विकास एवं अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें परिपक्वता का काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दोनों को भ्रमवश एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तौला जा सकता है। मेरिडेथ के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि का अर्थ केवल आकार में वृद्धि से करते हैं और विकास का विशिष्टीकरण से। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आकार में परिवर्तन, यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अंगों की ऊंचाई, वजन व आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन और तर्क स्मरण आदि। अनुपात में परिवर्तन, बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है, अर्थात बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना जैसे बदलाव तथा सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि के कारण शारीरिक प्रारूप में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नए चिन्हों का विकास, पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे स्थायी दांत या दाढ़ी मूंछ का उगना। एंडरसन के अनुसार 1974 ईस्वी में विकास का आशय किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं होती है, अपितु विकास अनेक संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया होती है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है, वह दशा प्रगति का मापदंड होती है तथा इसका प्रारंभ शून्य है। संक्षेप में प्राय वृद्धि तथा विकास का समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के लिए किया जाता है। फ्रैंक का कथन है कि अभिवृद्धि का संबंध कोशीय गुणात्मक वृद्धि से है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। विकास में निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1 है वृद्धि, दूसरा है क्षमता, तीसरा है परिपक्वता, चौथा है वातावरण के साथ अंतक्रिया। विकास की भाषा में वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतक्रिया होती है। बालक की उदाहरण
बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो यह विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में वृद्धि का भाव रहित होता है। अब पढ़ते हैं क्या, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, और जबकि विकास विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा होती है, विकास व्यापक अवधारणा होती है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, और जबकि विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, जबकि विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, और जबकि विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक ह्रास सूचक होते हैं। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि का विकास का ही हिस्सा होती है, जबकि विकास स्वतंत्र एवं चहुमुखी होती है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, जबकि विकास वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक नहीं होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, विकास उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। विकास के उसके अब अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांत के अनुसार होते हैं। पहला परिवर्तन होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि व विकास की अपनी दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की दिशा में होती है। यानी बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। विकास को मस्तक बोधमुखी विकास केंद्र कहते हैं। मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं, एवं केंद्र से परिधीय विकास भी कहते हैं। जैसे बच्चा पहले क्या करता है, सिर हिलाना सीखता है। उसके बाद बैठना सीखता है। बैठना सीखता है।
कुप्पुस्वामी ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख यानी सेफेलोकोडल और समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। सेफेलोकोडल, इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल में इसमें बालक का विकास कैन से प्रारंभ होकर सिर की ओर होता है। इसमें विकास कैसा होता है? कैन से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की उंगलियों का विकास होता है। अब विकास की दिशा पढ़ेंगे। एक तरफ आयु है और दूसरी तरफ विकास की क्रिया है। प्रथम माह में सिर को उठाना। द्वितीय 3 माह में गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण करना। 4-5 माह में सहारा देने पर बैठना। 6 और 7 माह में बिना सहारे के बैठना। 8 और 9 माह में सहारे से खड़े होना। 10 और 11 माह में बिना सहारे के खड़े होना और 1 वर्ष में बिना सहारे चलना और 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना और 3 से 4 वर्ष में कूदना, ट्राईसाइकिल चलाना। अब पढ़ेंगे दूसरा, वृद्धि और विकास। वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है। विकास यूँ तो बराबर होता है, परंतु इसकी गति हमेशा एक सी नहीं रहती है। जैसे शैशवावस्था में गति तीव्र होती है। शैशवावस्था में गति कैसी होती है? तीव्र होती है। बाद में मंद पड़ जाती है और किशोरावस्था में प्रारंभ में इसकी गति तेज होती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है। शैशवावस्था में शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है और पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज हो जाती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। भाषा के विकास में बालक के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद फिर पढ़ता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है। यानी भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। यानी LSRW, यानी L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग के अनुसार होता है। ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, इसके पश्चात किशोरावस्था के क्रम में विकास होता है। अगला पॉइंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी पक्ष, सभी स्वरूप, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है कि शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, अर्थात जो शरीर में स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा यह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन तो नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। स्किनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास एकाएक न होकर सतत होता है।
जैसे दांतों का विकास भ्रूणावस्था में प्रारंभ होता है, जो जन्म के 6 महीने बाद भी मसूड़ों में बाहर निकलते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बालक के विकास की आगामी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। यानी पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को और बाद में हाथ व अंगुलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। 7वां पॉइंट है, विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। फील्डमैन के अनुसार मानवीय जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। शुद्धिकरण के लिए पीछे जाता है और व्यक्ति यहाँ से विकास शुरू करता है। व्यक्ति शुरू करता है और शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति पीछे की ओर आता है और पहले इस प्रकार प्रगति होती है। विकास रेखीय नहीं होता है। और 8वां पॉइंट है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतक्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर सुनकर व अनुकरण करके नकल करते हुए सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार विकास की यह विभिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। जैसे जुड़वा भाई बहन और बहन और शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक भिन्नता रखते हैं, अर्थात उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। गैसल के अनुसार सामान्यतः दो बालक एक समान नहीं होते, किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक समान होता है। जैसे पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और वह अमीर परिवार के बच्चे भी पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं, अर्थात चाहे वो गरीब हो या अमीर, प्रतिमान समान होता है। अगला है समान प्रतिमान का समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक हॉलॉक हैं। इनके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। हॉलॉक के अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। वाग्मिता के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य शब्दों को बोलना सीखते हैं, तत्पश्चात विशिष्ट शब्द बोलते हैं। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग और थोड़ा बड़ा होने पर अलग, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन में रोया करता है। और या भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द जैसे सभी पक्षियों को चिड़िया कहना, बाद में विशिष्ट शब्द विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ कर देता है।
आराम कर देता है। अगला है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है। शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होता है। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ होता है जोड़ते जाना। जैसे शैशवावस्था में नंबर 1 है, शैशवावस्था में आत्म प्रेम स्वप्रेम किशोरावस्था में ही देखा जा सकता है। शैशवावस्था में बालक कल्पना जगत का अपचरण करता है। पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का अपचरण करते हुए देखा जाता है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचय की प्रगति है। विकास की भविष्यवाणी के सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके विकास के बारे में बता सकते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। अगला है विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जन्म के बाद बालक के विकास के प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतक्रिया पर निर्भर करता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें, व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन में समायोजन को निश्चित करता है। अब हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न आयाम एवं अवस्थाएं। रॉस के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। गैसिक शैली के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। अगला है ईवी हॉलॉक के अनुसार गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह 14 दिन तक, बचपन अवस्था 14 दिन 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, वयासंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13-14 वर्ष से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था होती है 41 से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था होती है 60 वर्ष के बाद। अगला है कोलो के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था में बालक की है 6 से 12 वर्ष तक और बालिका की 6 से 10 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था में होता है बालक की होती है 13 से 14 वर्ष तक और बालिका की होती है 11 से 12 वर्ष तक। प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक किशोरावस्था बालक 15 से 16 वर्ष तक, बालिका की होती है 12 से 14 वर्ष तक। मध्य किशोरावस्था होती है 17 से 18 वर्ष तक, बालिका की होती है 15 से 17 वर्ष तक। अगला है उत्तर किशोरावस्था होती है बालक की 19 से 20 वर्ष तक, बालिका की होती है 18 से 20 वर्ष तक। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है 21 से 34 वर्ष तक, मध्य प्रौढ़ावस्था होती है 35 से 49 वर्ष तक, उत्तर प्रौढ़ावस्था होती है 50 से 64 वर्ष तक, प्रारंभिक वृद्धावस्था होती है 65 से 74 वर्ष तक और वृद्धावस्था होती है 74 वर्ष से आगे तक। डॉक्टर अनरेस्ट एवं जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद होती है।